रात नहीं थी, बल्कि सावन की कजराड़ी घटाओं का एक सघन आलिंगन था। बाहर दुनिया थम सी गई थी, बस रह रहकर बिजली की तरफ उस गहरे अंधेरे को चीरती और फिर सब कुछ घनघोर सन्नाटे में डूब जाता। मेरे मन में भी ठीक ऐसा ही तूफान उमड़ रहा था, बेचैनी और एक अजीब सी उत्सुकता का। भैया और भाभी आज सुबह मुंह अंधेरे उज्जैन के लिए निकल गए थे। बुआ का बुलावा और उस बुलावे के पीछे छिपी मेरी शादी की चिंता। वे शाम तक आने का वादा करके गए थे, पर रात गहराने के साथ ही उम्मीद भी धुंधली होती जा रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। उम्मीद की एक किरण। भैया ने बताया कि महाकाल के दर्शन में देर हुई और उन्हें बुआ के आग्रह पर वहीं रुकना पड़ा है। रानू, बस आज की रात संभाल लेना। सुखिया को भी वहीं रोक लेना। उनकी आवाज में मजबूरी थी, पर मेरे दिल को उनकी अनुपस्थिति ने एक अनजाने एकांत का आभास करा दिया। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, सुबह जल्दी आ जाएगा, मैंने कहा। लेकिन मेरे शब्द मेरी भावनाओं को छिपा नहीं पाए। माँ बाबूजी के जाने के बाद भैया ने ही मेरे लिए जिंदगी की हर दीवार तोड़ी थी। मेरी शादी की चिंता उन्हें हर पल सताती थी। वे कहते थे, जब तक तेरे हाथ पीले नहीं हो जाते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं लाख बार उनसे लड़ती, भैया ये घर मेरा है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर वे हंसकर कहते, रहने दे रानू, हर लड़की पहले यही कहती है, पर जब उसे उसका सच्चा हमसफर मिल जाता है तो वह खुशी खुशी उस नए सफर पर निकल जाती है। मैं इन्हीं विचारों के धागों को बुन रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। बाहर तेज बारिश तूफान का रूप ले चुकी थी। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? मेरा दिल धड़क रहा था, पर एक अनजानी जिज्ञासा भी थी। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। बाहर एक अटैची पकड़े, बारिश में बुरी तरह भीगा हुआ एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में इंतजार और माथे पर बारिश की बूंदें थीं। उम्र लगभग 29 माला दीदी हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी। भाभी तो उज्जैन गई हैं, मैंने दरवाजे के पीछे से ही धीरे से कहा। उसके चेहरे पर पहले निराशा छाई, पर फिर उसने मेरी सवालिया निगाहों को भांपते हुए खुद को संभाला। मैं राहुल हूँ, माला दीदी का मौसेरा भाई। दीदी की शादी में मैं नहीं आ पाया था, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। वह इतना भीगा हुआ था कि उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे। उसका कांपना उसकी मजबूरी बता रहा था। दीदी नहीं है तो क्या इस सावन की रात में आप एक अजनबी को अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी? उसने बड़े संकोच पर नजाकत से पूछा। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। क्यों नहीं, आइए। जैसे ही वह अंदर आया, उसके कपड़ों से टपक टपक हमारे संगमरमर के फर्श पर एक छोटी सी धार बनाने लगा। वह वहीं ठिठक गया, शर्मिंदा सा। माफ करना, मैं एक मीटिंग से लौट रहा था, सोचा दीदी से मिलकर चलूं। उसकी घबराहट और मासूमियत देखकर मुझे एक शरारत सूझी। मैंने अपनी पलकें झुकाकर पूछा, अगर आपको मालूम होता कि भाभी यहाँ नहीं है, तो क्या आप नहीं आते? उसने अपनी अटैची धीरे से किनारे रखी। उस पल उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से झांक गईं। उसकी मुस्कान में एक मदहोशी थी। सच कहूं तो नहीं आता। अगर ये मालूम होता कि भाभी की एक इतनी सुंदर नटखट और दिलक्ष ननंद यहाँ अकेली है, तो मैं तूफान में भी जरूर आता। सुनकर मेरे गालों पर एक अनजाना ताप दौड़ गया। अपने मनोभावों को छिपाने के लिए मैं तुरंत मुड़ी और भैया की अलमारी से एक तौलिया और एक आरामदायक कुर्ता पायजामा निकालकर उसे थमाया। प्लीज, बाथरूम में जाकर बदल लीजिए। तब तक मैं आपके लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाती हूँ। रसोई में अदरक और इलायची की खुशबू घुल गई और मेरे मन में राहुल की आवाज। चाय बनाते हुए मैं मन ही मन गुनगुना रही थी। क्यों मुझे शादी के लिए किसी और लड़के की तलाश थी, जब भाभी के परिवार में ऐसा दिलक शख्स मौजूद है? कल भाभी के आते ही मैं शर्मला छोड़कर ये बात बता दूंगी कि मुझे राहुल पसंद है। मेरे अंतर्मन में शहनाइयां बज उठी थीं। जब वह कपड़े बदल कर आया तो मैं बस उसे देखती रह गई। वह सफेद कुर्ता पायजामा उस पर बहुत फब रहा था और उसकी आंखों में अब एक ठहराव था। हमने चुपचाप चाय पी। उस वक्त जो खामोशी थी वह हमारे बीच की नहीं, बल्कि उस तूफानी रात की थी, जो हमारे दिल के राज सुन रही थी। आपने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया, उसने फिर से चुप्पी तोड़ी। रानू, मैंने कहा, और उस नाम को उसने इस तरह सुना जैसे वह कोई कविता हो। तभी दूर कहीं जोरदार कड़क हुई और बिजली चली गई। कमरा घोर अंधेरे में डूब गया। मैंने घबराए बिना जल्दी से एक मोमबत्ती जलाई और डाइनिंग टेबल पर रखी। उसकी सुनहरी थिरकती लौ ने माहौल को जादुई बना दिया। आइए जनाब, कैंडल लाइट डिनर पर आपका स्वागत है, मैंने अपने भीतर की उत्तेजना छिपाते हुए कहा। राहुल अपनी कुर्सी से उठा, मेरे पास आया और मेरी आंखों में डूबते हुए बोला,
जब चांद सा रोशन चेहरा सामने हो तो कैंडल लाइट की भी क्या जरूरत? बुझा दो इन्हें भी। इस महफिल में क्या काम है जलने वालों का? उसके मुंह से अपने लिए ये सुनना। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं किसी फिल्मी दृश्य में जी रही थी। इस क्षणिक मुलाकात में ही राहुल का विनोदी स्वभाव, उसकी गर्मजोशी और उसकी सीधी सादी नजाकत मेरे दिल को छू गई थी। ये श्रावणी रात, ये बारिश की लय और ये मोमबत्ती की मध्यम रोशनी, सब कुछ रूमानी इत्र से भीगा हुआ था। मैंने आग्रहपूर्वक उसकी प्लेट में खाना परोसा। मेरे हाथ बार बार उसके हाथों को छू रहे थे। ये इत्तेफाक था या मेरी दबी हुई इच्छा, मुझे पता नहीं। पर हर स्पर्श में एक मीठी गुदगुदी थी, एक अनकहा इकरार था। डिनर के बाद हम सोफे पर बैठकर घंटों गप्पे मारते रहे। यहाँ वहाँ की बातें, भविष्य के सपने और जिंदगी के छोटे छोटे किस्से। राहुल का विनोदी स्वभाव मुझे हंसा हंसाकर लोटपोट करता रहा। मुझे याद नहीं मैं कभी इतना खुलकर, इतनी बेफिक्र होकर हंसी हूं। बातों में मशगूल न जाने कब राहुल की बाहें सोफे के पीछे से आई और हौले हौले मेरे कंधों को छूने लगीं। वह स्पर्श इतना नर्म था, मानो कोई कोमल मखमल का एहसास हो। मैं इस गर्माहट में पिघल रही थी, और झूठ क्या बोलूं, मुझे यह अच्छा लग रहा था। राहुल की आंखों में जो नशा उतर रहा था, उससे मैं आश्वस्त थी कि मैं भी उसकी पसंद पर खरी उतरी हूं। इधर मेरी ओर से कोई रुकावट न होती देख राहुल और करीब आने लगा। हमारे बीच की सांसों का फासला अब बहुत कम रह गया था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। पर तभी मेरे भीतर का मैं एक झटके से जागा। मेरे संस्कारों की आवाज मेरे कानों में गूंजी। शादी से पहले ये रिश्ता, ये आत्मीयता मेरे लिए गवारा नहीं थी। मैंने एक झटके में उसे दूर किया। मेरी आंखों में उस वक्त एक भीगी हुई अपील थी। नहीं राहुल, अभी नहीं, प्लीज। मैंने धीमे से कहा, कल भैया भाभी को आने दो, पहले वे इस रिश्ते को स्वीकार कर लें, फिर बारात लेकर आने में देर न करना, समझे? मैंने एक प्यार भरी डांट के साथ उसके कान खींचे। राहुल को जैसे किसी बिजली का झटका लगा हो। वह बिना एक शब्द कहे उठा, दरवाजा खोलकर बालकनी में चला गया। मैंने सुखिया को जगाया और अपने कमरे में सुला लिया। राहुल बाद में वहीं ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर सो गया। पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मन ही मन मैं खुद को राहुल की परिणीता बनी इतराती हुई देख रही थी। कुछ ही घंटों में वह मुझे कितना अपना सा लगने लगा था। मुझे अपनी मंजिल मिल गई थी। मैं इंतजार कर रही थी कि सुबह हो और मैं भैया भाभी को सब बता दूं। सुबह सुबह थोड़ी झपकी लगी होगी कि मैं एकदम से अचकचाकर उठी। बारिश थम चुकी थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। राहुल कहीं नहीं था। मुझे लगा शायद बाथरूम में होगा। बाथरूम में भैया का कुर्ता पायजामा टंगा था, पर उसकी अटैची नदारद थी। सुखिया, तुम्हारे मेहमान कहाँ गए? चाय तो बना दूं उनके लिए। दीदी, वो तो मुंह अंधेरे ही उठकर चल दिए। बोले कि सुबह की ट्रेन है और आपको उठाना ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं फिर आऊंगा। सुखिया ने बताया। मैं मुस्कुराई। मुझे मालूम था वह जरूर वापस आएगा, पर मुझसे मिले बिना क्यों गया? तभी सोफे के कुशन के नीचे दबे एक कागज पर मेरी निगाह पड़ी। कागज पर लिखा था, रानू, मैं अपनी मर्यादा भूलकर गुस्ताखी करने जा रहा था। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया। थैंक यू। माफ करना, बिना मिले जा रहा हूँ। ये रात और तुम्हारा आत्मसम्मान हमेशा याद रहेगा। मैं उस नोट को सीने से लगाकर खड़ी थी कि दरवाजे पर भैया भाभी के आने की आहट आई। वे वादे के मुताबिक पहली बस से ही आ गए थे और बहुत खुश थे। रानू, जल्दी से तैयार हो जा, भाभी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। लड़के वाले आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने उन्हें लंच पर बुला लिया है। मेरी ये गुलाबी सिल्क साड़ी पहनना तुझ पर बहुत खिलती है। भाभी अपनी तैयारियों में लग गईं और मैं अपनी बात कहने के लिए उनके पीछे पीछे घूमने लगी। जब भाभी कपड़े बदलने कमरे में गईं, तो मैंने बड़े संकोच से बात शुरू की। भाभी, कल आपकी मौसी का लड़का यहाँ आया था। हाँ, उसका क्या नाम है? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। कौन राहुल? कैसे आना हुआ उसका? अकेले ही आया था या उसकी बीवी भी साथ थी? भाभी ने साड़ी तह करते हुए पूछा। राहुल की बीवी? मेरे कानों में ये शब्द किसी बम की तरह फटे। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं आसमान से जमीन पर आ गिरी थी। भाभी मेरी ओर पीठ किए अलमारी में कपड़े रख रही थीं। उन्हें मेरी इस हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। पर मैंने जल्दी ही खुद को संभाला। मैंने अपनी भावनाओं को बर्फ की तरह जमा दिया। हाँ, अकेला ही आया था। सुबह जल्दी चला गया, मिलकर भी नहीं गया। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। अब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, उससे तो मैं बाद में बात करूंगी। चल, अब तू जल्दी से तैयार हो जा।
आज मेरी गुलाबी सिल्क साड़ी पहन लेना। भाभी ने साड़ी पलंग पर रखी और कमरे से निकल गई। मेरे सर पर हजारों हथौड़े बरस रहे थे। मुझे गुस्सा राहुल पर नहीं, बल्कि खुद पर आ रहा था कि मैंने एक शादीशुदा इंसान के लिए सिर्फ एकांत और सावन के खुमार में कैसे सपने बुन लिए थे। क्या मैं शादी की चिंता में इतनी व्याकुल हो गई थी कि एक अजनबी पर विश्वास करने लगी? पर तभी मेरे मन में एक गहरी शांति आई। मैंने फिसलने से ठीक पहले खुद को बचा लिया था। राहुल का वह नोट, वह उसकी गुस्ताखी नहीं, बल्कि उसका सच्चा सम्मान था मेरे आत्मसम्मान के लिए। मैं उठी, मैंने गुलाबी सिल्क की साड़ी उठाई। उस रात ने मुझे कमजोर नहीं, बल्कि एक गहरा जरूरी सबक दिया था कि जीवन में भावनाओं का ज्वार कितना भी तीव्र क्यों न हो, हमें अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की डोर को थामे रखना चाहिए। ड्राइंग रूम से मेहमानों के आने की हलचल सुनाई दे रही थी। बस भाभी, मैं जल्दी से तैयार होकर अभी आई, मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा। अब मैं एक नई शुरुआत और एक आत्मविश्वास से भरे नए भविष्य के लिए तैयार थी।